हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। पार्ट 5 है जो हमारे संविधान का, उसमें है हमारा संघ की चर्चा की गई है। हमने इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 51 तक। हमने एक एक आर्टिकल को ध्यान से समझा है और मुझे आशा है कि आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा, सभी वीडियो को, तो आपको पूरा 51 आर्टिकल तक सब कुछ याद हो गया होगा। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक की चर्चा है पार्ट 5 में। बट आज हम कुछ आर्टिकलों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम अगर देखते हैं आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 62 तक की चर्चा है राष्ट्रपति के बारे में। तो हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ेंगे, हमारा भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, इनके चुनाव कैसे होते हैं, वोटों की काउंटिंग कैसे होती है, हम सारे प्रक्रिया को समझेंगे, एकदम इन एवरी डिटेल समझेंगे। ओके। और ये हमारा पॉलिटी का 14वां वीडियो है। इसके पहले हमने पॉलिटी पे 13 वीडियो ऑलरेडी कर चुका है। हम पूरे कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ाएंगे आपके बीपीएससी 67 के लिए, और जो भी एग्जाम हो, जो वनडे एग्जाम है जिसमें आपका एमसीक्यू सवाल पूछता है, उनके लिए। ठीक है। आपको इसका पीडीएफ हमारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर आप जाइएगा तो हमारे ऐप पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यूनियन संघ की बात करते हैं पार्ट 5 में, और यही हम पार्ट 6 में बात करेंगे। तो वहां पे आ जाएगा हम स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, स्टेट सरकार की बात करेंगे। तो ये संघ की बात है। और पार्ट 5 को अगर बात किया जाएगा आर्टिकल कितना होता है, तो 52 से लेके 151। तो आपको याद कैसे करना है 52 से 51। अब देखिए 52 से 51 हो सकता है, उल्टा कभी हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं 151 होगा। तो इस तरह से याद करिए, क्योंकि मैच द फ्लोइंग आ जाता है कभी कभी। ये भाग 1 में कितना से कितना अनुच्छेद है, भाग 2 में कितना अनुच्छेद है, भाग 3 में, इस तरह से सवाल आता है। तो ये सारे आपको चीज याद रखना। और मैं एक पार्ट का वीडियो बनाऊंगा जितना बेहतरीन कि आप 15 से 20 मिनट में आप जितने भी संविधान के भाग हैं, सारे भाग और साथ में अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बट उससे पहले भी आपको ऐसे भी पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके। अगर हम संघ की बात करेंगे तो हम इस 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशियरी न्यायपालिका, और सीएजी कैग महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है। हम इन आर्टिकलों की चर्चा करने वाले हैं। और एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक होता है एग्जीक्यूटिव। जो लॉ को इम्प्लीमेंट करे, जो लॉ को फॉलो करवाए, वो होता है एग्जीक्यूटिव। आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव के बारे में आपको पता है, जो मेकिंग लॉ बनाने का काम करता है, उसे हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और जुडिशियरी जो इन चीजों को देखे ये कैसे सही से ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये एनीथिंग, उनको जुडिशियरी कंट्रोल करता है। सीएजी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक। ओके। प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक। और भी कुछ 1-2 अनुच्छेद हैं बाद में, 72 आर्टिकल, ये सब, वो सब में भी प्रेसिडेंट की चर्चा है। बट हम ऐसे मेनली देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक हमारा प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। उनकी क्या वो कैसे शपथ लेते हैं, उनका कब तक कार्यकाल होगा, वो किस तरह से पोस्ट ग्रहण करते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, सब इन आर्टिकलों में हम देखेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं माइंड मैप, इससे हम चीजों को पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम चलेंगे अपने अनुच्छेद की ओर और चीजों को समझेंगे। ओके। तो प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर हमने 51 तक खत्म किया था। आर्टिकल नंबर 51 तक हमने किया था खत्म, अंतरराष्ट्रीय शांति तक। ठीक है, डीपीएस। अब आर्टिकल 52 जो स्टार्ट होता है यूनियन का, उसमें आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं इसको जूम कर दूं और आपको मैं यहाँ पे सही से बता दूं तो आपको सही समझ में। देखिए आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा, राष्ट्रपति पोस्ट की चर्चा आर्टिकल नंबर 52 के अंदर में है। समझ रहे हैं बातों को। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 52 कहता है। ओके। जैसा कि आपको अगर पता, आप अगर आप देखते होंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक सरकार, अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो हमें 2 तरह से व्यवस्था चल सकती है, 2 तरह शासन व्यवस्था चल सकती है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके। एक हिंदी की अगर बात करते हैं तो अध्यात्मक सरकार और पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार। तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया जाता है। जैसे कि हम यूएसए की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
कि जहां पे प्रेसिडेंट ही सर्वोसर्वा, प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मतलब जो कार्यपालिका होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, सब कुछ उसके ही अंदर में होता है, वही पॉलिसी का निर्माण करेंगी, वही हर चीज, मतलब ये आप समझ लीजिए कि वहां तक काफी हद तक जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि अमेरिका में देखते हैं, वहां का प्रेसिडेंट ही मेन होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही अलग चीज होता है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, जो राज्य का जो हेड होता है, वो एक तरह से नॉमिनल हेड होता है, बस उसका नाम मात्र का हेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट को देखते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का केवल नाम मात्र का है, वो हेड है, बट रियल पावर किन के हाथ में है? तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उनमें सारी शक्तियां निहित होती है। जितनी भी कार्यपालिका जो है, वो एक तरह से बस औपचारिक प्रमुख है, ओनली नॉमिनल हेड है, बट जितने भी पावर है वो सारे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के अंदर में। ये आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें मुझे समझाना था, आप लोग समझ चुके हो गए। और हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की, बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 बोलता है क्या भैया? प्रेसिडेंट होगा। समझ गए बात को? अब ये जो बताया गया है कि जो भारत का प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल में कहां बोला गया है? 52। अब आर्टिकल नंबर 53 जैसे ही आगे चलते हैं, ये दो चीजों के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज बाय द सबऑर्डिनेट एंड द डायरेक्टली। बातों को समझिए। बोला कि जो पूरी जो संघ है, उसकी कार्यपालिका की शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में जो चीजें आती हैं, वो सारे किसके में निहित है? हमारे राष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति बन जाएगा उसके अंदर सारे चीज रहेगा। हालांकि 53 के 1 में ये भी बोल दिया गया है कि जितना भी काम करेगा, एक तरह से आप समझ सकते हो कि जितना भी शक्ति, अगर ये प्रेसिडेंट को भी काम करता तो कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से काम करता है। तो आप समझ सकते हो कि साफ आप देख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 53 में ये चीज दिया गया, लेकिन नॉमिनल, नाम मात्र, औपचारिक रूप से बस बोला गया होगा। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, जितने भी इंटरनेशनल काम होगा सब में प्रेसिडेंट का नाम होगा, बट सब तो एक्सरसाइज सब करते कौन है? आपको पता होगा, पीएम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। तो ये बोला गया कि जो एक्सरसाइज किया जाएगा, चाहे तो अपने सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा, उनके अंदर में जितने भी सब ऑर्डिनेट होते हैं, या तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन बात पे भी चर्चा आर्टिकल नंबर 53। 52 ने बोला कि राष्ट्रपति बना दिए हो तो 53 में कुछ पावर इसको दे दो, ये बोला। ठीक है, और ये बोला गया कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज, मतलब जितने भी सेना है, चाहे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी हो, तीनों सेना का जो सुप्रीम कमांड होगा, सर्वोच्च होगा, वो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होगा। एट द टाइम ऑफ वार, जब जरूरत पड़े डिक्लेयर करने के लिए बाहर, तो ये सारे काम राष्ट्रपति का ही होगा। बट इसमें लेना पड़ेगा फिर से क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना पड़ेगा। हम आगे बताएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं आगे। मैंने ये जो आप देख सकते हो, हम यहाँ पे देखेंगे विधायिका के अंदर, ठीक है, विधायिका के जो 79 से विधायिका स्टार्ट है, इसके पहले आर्टिकल में देखेंगे 74-75 में, हम उसमें देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो हमेशा सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल नंबर 53 हमने देख लिया, और 54-55 सब देखने वाले हैं। हम पहले देखेंगे आर्टिकल नंबर 52। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी लिखा, बोला 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस क्लियर। 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जितने भी कार्यपालिका का पावर है वो ऑल vested in the president and shall be exercised by, shall be। आप देखिए यहाँ भी shall be का इस्तेमाल है। shall be का मतलब इस्तेमाल समझ रहे हैं कि ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो कभी भी वैकेंट नहीं हो सकता है। shall be का मतलब ही है ये होना चाहिए, समझ रहे ना? एक एक अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सब महत्वपूर्ण है। बोला कि एक्सरसाइज किया जाएगा, किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा कर सकता, डायरेक्टली, या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आप चीजों को समझ रहे हैं। और सेकंड में 53 का 2 क्या था? विदाउट प्रिजुडाइज टू जेन्युइनिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। जितना भी डिफेंस फोर्सेज है उनका सुप्रीम कमांड सारा प्रेसिडेंट के पास होगा। कोई भी ऐसा रूल्स नहीं बना के आप इसे छीन सकते इन चीजों को, ये सब कुछ उनके पास होगा। ये चीज बोला गया है
53 के 2 में, तो 52 53 आप समझ चुके होंगे। ये नीचे चीजें ऐसी चीजें हैं और आप उसको पढ़ लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण का उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा हमें पूरे संविधान को नहीं रटना है, ठीक है। जो जो आपको एग्जाम में फायदा दिला उन चीजों को पढ़िए, फायदा होगा, ठीक है। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 54 हमने 52 53 54 देखा। ऐसा नहीं कि हम 55 56 लगातार देखेंगे, हम बताएंगे आपको, इस तरह समझाएंगे। हमने बस ये देख लिया कि आर्टिकल नंबर हमने देख लिया, 52 में ये बोला, 53 में बोला, 54 में बोला राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति बनाओगे कैसे, राष्ट्रपति को वोट कौन देगा, ये बोला गया। आर्टिकल नंबर 54 बोलता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो इलेक्शन होगा उसमें वोट देने के लिए कौन एलिजिबल है। कभी आपने ऐसा सुना है कि आपने राष्ट्रपति का वोट दिया है, नहीं, नेवर। तो ये वोट किस माध्यम से होता है वो हम देखेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पे समझिए कि कौन कौन से वोट देते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल बोला जाता है, कहीं के निर्वाचक गण बोला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें कौन कौन देते हैं, ये बहुत ही गजब सवाल है। इसमें एग्जाम में सवाल आपका इस तरह से एमसीक्यू आता है, ऐसे आएगा एमसीक्यू, का खा कौन सा कथन सत्य है, तो सबको समझना है ना। कहा सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है, इलेक्टेड मेंबर 54 आर्टिकल पढ़ेंगे, 54 में चुनाव की बात करता है, 4 से चुनाव की बात करता है। बोलता है कि जो इलेक्टेड मेंबर, जो भी निर्वाचित सदस्य है ना, वही वोट देने के एलिजिबल है। अब कौन निर्वाचित सदस्य, तो पार्लियामेंट निर्वाचित। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेटेड को तो हटा ही दीजिए, नॉमिनेटेड को आप हटा दीजिए। जो लोग, जैसे कि हम बात करेंगे पूरे पार्लियामेंट में सीट कितना है, अधिकतम 552। चुनाव कितना पर होता है, क्या सीट कितने हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में 545। चुनाव कितना पे होता है, 543 पर। दो तो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको छोड़ के, इनको तो रखना ही नहीं है। केवल 543 जो हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिला के, सॉरी ये लोकसभा 543 हो गए, राज्यसभा की बात करते हैं कितने होते हैं, 245 है, अधिकतम 250 है, प्रेजेंट में 245 है। लेकिन इलेक्टेड कितना होता है, वोट कितना पड़ता है, 233 के 12 तो होते हैं क्या, नॉमिनेटेड। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया। तो ये जो आप देख रहे हैं राज्यसभा 233 और लोकसभा के 543, यही लोग वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का, निर्वाचक मंडल का, एक कहने का मतलब निर्माण करता है। ये हो गया हमने पार्लियामेंट का, समझ। इलेक्टेड मेंबर सबसे बड़ा बात। सेकंड यही आपको देता है ना, ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, गलत हो जाएगा सवाल, इलेक्टेड रखना है, ठीक है। लिख देगा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, गलत हो जाएगा, हमेशा इलेक्टेड। नीचे आएंगे, प्रेसिडेंट बना रहे हो पूरे सेंट्रल पर देखेगा तो कहीं ना राज्यों से तो कुछ लेना चाहिए ना, ये तो आपने पार्लियामेंट का ले लिया, एक राज्यों से भी ले लिया। तो राज्यों के जितने भी एमएलए होते हैं, कौन में एमएलए, इलेक्टेड, इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं किया, विधान परिषद की बात नहीं किया, विधान सभा की बात, सबसे बड़ा बात। तो जितने भी राज्य के अंदर विधानसभाएं, सभी राज्य की विधानसभाएं, उनके निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड होते हैं, वो नॉमिनेटेड वाले को तो कभी रखना ही नहीं है, क्लियर। और बोला गया कि दो जगह और, दिल्ली एंड पांडिचेरी। कौन कौन, आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, पांडिचेरी का मुख्यमंत्री। हाल में पांडिचेरी में मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, नारायण स्वामी ने, आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। तो टोटल जो निर्माण करेगा, अगर हम बात कर लेते हैं, टोटल जो निर्माण करेगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करेगा प्रेसिडेंट का, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कितना भाई, 543, राज्यसभा में कितना भाई, 233, एंड आल्सो स्टेट, मैं हिंदी में लिखता हूं विधानसभा, ओनली विधानसभा, ना कि विधान परिषद। ये सारे और दिल्ली एक्स्ट्रा में प्लस पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी के विधान इलेक्टेड मेंबर, सब मैंने सब यहाँ पे लिखा इलेक्टेड मेंबर, इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज हम देखेंगे कैसे चुनाव होता है, बहुत कैसे काउंटिंग होता है, हम एक एक चीज को समझेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कौन नहीं भाग लेंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी हो जाए, नॉमिनेटेड मेंबर तो भाग लेगा ही नहीं। नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी,
चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, कुछ भी नहीं लेगा। ना ही दिल्ली प्लस पांडेचेरी, इनके भी नोमिनेटेड भाग नहीं लेंगे। साथ ही अगर हम बात करेंगे तो मैं लिखता हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अभी कितने राज्यों में द्विसदन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, ठीक है, ये सारे लोग भाग नहीं लेंगे, ठीक है, चुनाव में। समझ गए बात को। हम लोग नहीं देते हैं वोट, हम लोग जो चुने एमपी को वो हमारा वोट का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने बता दिया कि भैया वोट कौन देगा। अब बताता है कि देखो वोट देने के लिए आपने तैयार कर लिया कि कौन वोट देगा। अब ये बता दो कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कौन होगा, खड़ा कौन हो सकता है, सबसे बड़ा बात, ठीक है। तो बोला कि क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर 58, ध्यान रखिएगा, 52, 53 हमने किया, 54 हमने किया, 55, 56 नहीं किया, सीधा 58 में बोला। 58 कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पहला बात, वह नागरिक होना चाहिए भारत का। भारत का नागरिक बोल दिया तो समझ लीजिए कि नागरिकता ग्रहण करके नागरिक बना हो या कैसे बना हो, ये जैसे कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका कहाँ ही जन्मा हो ये होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर बाहर नहीं जन्मा हो, अगर बाद में भारत का नागरिक प्राप्त कर लिया है तो वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई है, एनीवन कर सकता है। एज कितना होना चाहिए, कम से कम 35 साल, उससे पहले तो कभी भी ना। 35 साल एज सबसे महत्वपूर्ण, उसका एज कितना होना चाहिए, 35 ईयर। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज होना चाहिए, पास से प्रेसिडेंट, पास से 35। मैं सब चीज बताता हूँ, पास से प्रेसिडेंट, पास से 35 होना चाहिए। कहीं 30 के 25 देके कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 35 ईयर्स। he should qualify the condition to be elected as a member of लोक सभा। जो लोकसभा के सदस्य बनने का जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होता है, जो लोकसभा का मैं पढ़ा बताऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं चर्चा करूंगा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। तो वो जो क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन को भी पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का मेंबर ही बन जाए। लोकसभा का जो मेंबर का जो क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वो भी भारत का नागरिक होगा, वहां पे भी एज की बात किया, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ये होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कहने का मतलब एप्लीकेंट कर सकता है। थर्ड क्या कहता है, फोर्थ क्या कहता है, उससे केंद्र सरकार या राज्य सरकार मतलब कोई भी प्रॉफिट वाले पद ग्रहण नहीं करना। ऐसा कि नहीं सरकारी नौकरी में है और चुनाव लड़ रहा, क्या आप रिटायर कहने के रिजाइन करो फिर तुम प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई हो, कोई भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप ये समझ रहे हैं बात को। एक्सेप्ट इसमें दिया गया गवर्नर, मान लो कहीं के गवर्नर है तो वो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ये सब को प्रॉफिट पोस्ट नहीं माना जाता। गवर्नर हो गया, पहले से प्रेसिडेंट है तो भी नहीं, अब मान लीजिए पैलेस प्रेसिडेंट है और फिर प्रेसिडेंट का चुनाव बोलेगा नहीं, तो ये तो प्रॉफिट वाला पद है। नहीं, ये सब नहीं क्या आता है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। जो एमपी एमएलए होते हैं ये सब इसके अंदर में नहीं आते हैं, तो उन लोग बनाया है नियम, उन लोग अपने अकॉर्डिंग चलता है चीजों में। लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी में हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या यानी कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, वहां पर कोई पोस्ट पे हो तो वो उसको रिजाइन पहले करना पड़ेगा, तब वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। आर्टिकल 58 ये बोलता है। अब बात ये आता है कि बताओ, अगर इतना तो 35 वर्ष तो बहुत का एज हो जाएगा, सबका एज हो जाएगा भाई, सब भारतीय नागरिक हो जाएंगे, सब लोग चुनाव लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कंडीशन हुआ, ऐसा कंडीशन हुआ, इस तरह से ऐसा कंडीशन हुआ। एक धरती पकड़ नाम का व्यक्ति था, वो भी इसके लिए एलिजिबल, इसके लिए मतलब कर दिया था, तो उसके लिए ऐसा किया गया, उसके लिए ऐसा किया गया। मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ ये समझ लीजिएगा। बोला उतना तो होगा प्लस 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर। प्रपोजर को बोलते हैं प्रस्तावक एंड सेकेंडर को बोलते हैं अनुमोदक। मतलब क्या भैया ये बताओ। ये हुआ कि अगर जो लोग प्रेसिडेंट के लिए, कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन खड़ा होंगे, कौन चुनाव में भाग लेंगे, उनके लिए 50 जो भी हमारे एमपीज हैं, जो भी मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण कर रहा है, उन लोगों में कम से कम 50 लोग बोले कि नहीं ये आदमी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा। एंड 50 आदमी और ये भी बोले कि हाँ ये अप्लाई करेगा। मतलब ऐसा नहीं कोई भी बनाएगा, हमारा 50 नाम आया, 50 लोग आपका नाम दे रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़िए, तब हो सकते हैं। 50 लोग आपको सेकेंडर अनुमोद करे, वो अनुमोदक दे कि हाँ ये चीज हो सकता है, तब। ऐसा नहीं किसी को भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, 50 लोग यहाँ पे सपोर्ट होगा, तभी वो खड़ा हो सकता है इस चीज के लिए। पहला बात,
ठीक है, ऐसे कोई नहीं खड़ा हो जाएगा जैसे कि मुखिया का चुनाव हो रहा है, एमपी का चुनाव हो रहा है, इस तरह से नहीं। ये प्रेसिडेंट है, बहुत ही सबसे भारत का प्रथम नागरिक क्यों बोलते हैं, इनके अंदर इन पूरा भारत की पहचान इसके अंदर क्या हो, ये एकता अखंडता की पहचान है भारत का राष्ट्रपति। समझ रहे हैं बात को, आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये है। फिर ये पहले 10-10 था, तभी एक मैंने बोला धरती पकड़ था यूपी का, वो हो गया था 10-10-10, फिर तो कोई बना सकता 10 एमपी जमे में एमएलए को अपना मेरा नाम दे दो, लेकिन अब 50 हो गया एंड 50 सेकंड। ठीक है, अब 10 था, ये सब चीजों को हमको पढ़ना ही नहीं, लेकिन 50 परपोजर एंड 50 सेकेंडर ये आपको ध्यान में रखना है। 1997 से पहले 10-10 था, ये ध्यान में रखें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको एक एक चीज क्लियर होना तब सही लगता है। 10 एंड 10 प्रपोजर एंड 10 सेकेंडर। और ये देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपया आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको। कहाँ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के रूप में आरबीआई में उसे डिपॉजिट करने पड़ेगा, जो भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। अगर वो पूरे वोट का 1/6 मतलब आप सोच सकते हो कि 100/6 तो 16% समथिंग वोट अगर आप नहीं ला पाते हैं तो ये पैसा आरबीआई जब्त कर लेगा, सीज कर लेगा। ये था, और यही 1997 के पहले कितना रुपया था? 2500, बहुत ही कम था, सोच सकते हो। ठीक है, अब हो गया 15,000, जो कि अभी भी बहुत कम है, बट ये चीजें हैं, आपको समझ सकते हैं बातों को, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि ये सब सारे चीजें बोला गया है, आपने देखा कि इस तरह से। अब हम बात करेंगे वोट का। क्या करेंगे भैया? वोट का। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर। सॉरी, आर्टिकल नंबर हमने 54, आर्टिकल नंबर हमने 54 देखा। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे स्लाइड नहीं बना है क्या, देख लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 55। हमने आर्टिकल 52, 53, 54 देख लिया, आर्टिकल 58 भी देख लिया। आर्टिकल नंबर 555 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 55 कहता है मेथड ऑफ इलेक्शन या मैनर ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन की रीति क्या है, चुनाव किस तरह से होगा। जैसे कि और भी एमपी एमएलए का चुनाव होता है, उससे इसमें डिफरेंट चुनाव होता है, ये बताता है कि किस तरह से चुनाव होगा। ये इस चीज का वर्णन आर्टिकल नंबर 55 कहता है। आर्टिकल नंबर 55 में बोलता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हम आर्टिकल नंबर 55 को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 55 बोलता है एज फार एज प्रैक्टिकल, 55 का एक ही है, ठीक है, प्रैक्टिकल, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहा है कि जो चुनाव होगा प्रेसिडेंट का, उसमें सारे स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो प्रतिनिधित्व है, वो समान रखा जाए। इस तरह से जितना प्रैक्टिकल हो सके वो समान रखा जाए। कहीं कि आप देखते हो, इसलिए वहां के पॉपुलेशन से वहां की एमपी से मतलब वोट दिया, कहने का मतलब कि वहाँ के एमएलए से वोट दिया, मतलब डिवाइड किया जाता है सीट से। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव शो कर रहा है कुछ ना कुछ। काफी हद तक तो नहीं हो पाएगा बराबर सारे सीटों से प्रतिनिधित्व, मतलब सारे राज्यों से सेम वोट आए, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये देयर शैल भी बोल गया। 55 का एक ये बोला कि इस तरह से होगा, बस 55 का एक महत्वपूर्ण नहीं है। 55 का दो क्या कहता है? 55 का दो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग, इस चीज को पर्पस सिक्योर करने के उद्देश्य से इस इन्फॉर्मिटी को स्टेट में किस तरह से, साथ ही साथ यूनियन में किस तरह से होगा कि जो नंबर ऑफ वोट होगा और जो ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ईच स्टेट का जो होगा, वो एक तरह से एक मैनर के अकॉर्डिंग इस चीज को किया जाएगा। ठीक है, कहा कि जो भी आप सोच सकते हो कि आर्टिकल में 55 में ये बोला गया है कि जो वोटिंग सिस्टम, आप समझ सकते हो कि जो वोटिंग सिस्टम होगा वो इस तरह से एक एमएलए और एक एमपी के वोट को काउंट किया जाएगा कि थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव को क्लियर कर पाए, मतलब सबसे समान ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई राज्य से कुछ ज्यादा वोट आ चुका है और कुछ राज्य से कम वोट। इस तरह से आप मेंटेन करो चीजों को कि सही से हो पाए, इस तरह से आप करिए। ये 55 का आर्टिकल नंबर 2 में बोला गया। 55 का आर्टिकल नंबर 2 में वोट
वैल्यू वोट ऑफ 1 MP एंड 1 MLA के लिए फॉर्मूला दिया है कि एक MLA और एक MP अगर वोट देता है तो उस वोट का वैल्यू क्या होगा। स्टेट वाइज आपको MLA का और MP का आपको बताया गया इन यूनियन में, पूरा सेंट्रल लेवल पे ये चीज बताया गया आर्टिकल नंबर 55 के अंदर में। हम देखेंगे सब चीजों को, लेकिन यहाँ पर 55 में ही बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम पे होगा, STV पर होगा। आर्टिकल नंबर 55 के ही अंदर बोला गया है और वो मुझे समझना है कि हमने देख लिया 55 में क्या है। 55 का एक बोला कि एकरूपता हो कम से कम, 55 का दो बोला इसके लिए इस तरह से चीजें की है, ठीक है। तो 55 में हमें ये समझना है कि इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन है और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय पत्ती चुनाव की बात की, साथ ही साथ सेक्रेट वोट की बात की। जो वोट होगा ना, जो वोट होगा वो सेक्रेट होगा। सेक्रेट का मतलब क्या भाई, ये भी समझना बात है। गुप्त चुनाव, गुप्त चुनाव का मतलब हुआ कि सॉरी गुप्त वोटिंग का मतलब हुआ कि जब वोट करते हो आप, MP हो MLA हो, अगर आपने प्रेसिडेंट को वोट किया, इस कैंडिडेट को वोट किया, तो आपको कहीं पे पब्लिक में रिवील नहीं कर देना न्यूज के पास या कहीं पे कि हाँ हम तो इस प्रेसिडेंट को वोट दिए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वोट को इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसा केसेस आ चुका है। मुलायम सिंह यादव जब वोट दिए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उस समय की बात है, तो उन्होंने बता दिया था कि हमने इस कैंडिडेट को पार्टी वोट दिया, तो उनके वोट को इनवैलिड करार दिया गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेक्रेट वोट होना चाहिए। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको समझना है। तो इसको समझाने के लिए मुझे दो चीजें लिखनी पड़ेगा, आपको उसको चीजों को समझना है। एक होता है FPTP। FPTP अगर इंग्लिश में लिख दूं इसका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है ना भाई, पहले आओ पहले जाओ। मतलब इसको एक आप समझिए कि पहले आओ पहले पाओ, जाओ नहीं, पहले आओ पहले पाओ। जिस कैंडिडेट ने, जैसा कि जितना भी चुनाव होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव को अगर छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो सब FPTP को फॉलो करता है। कैसे, मान ले कि 4 कैंडिडेट खड़ा है, 100 वोट पूरा पूरी पड़ा, पहला कैंडिडेट ने 30 लाया, दूसरा कैंडिडेट ने 20 लाया, तीसरा ने 25 लाया, चौथा ने 25 लाया, जो भी 25 हो, हाँ 25 ही लाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 2 3 चौथा कैंडिडेट, ठीक है, ये आप सुन लीजिए। अगर इस तरह से वोट लाया तो जितने सबसे ज्यादा वोट लाया वो जीत गया, मतलब पहले जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो जीत गया, चुनाव बन गया। इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि सारे और ये जो चुनाव का सिस्टम ये थोड़ा कम खर्चा वाला है, कम खर्चा वाला है, समझने में आसान है, वोट काउंटिंग कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी है, टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन नहीं, कैलकुलेशन इजी। इन सारे में देखते होंगे कि बहुत जल्दी चुनाव होता है, बहुत जल्दी काउंटिंग भी होता है, और बहुत सारे जैसे EVM मशीनों सब चीजों से, ठीक है, वॉलेट पेपर से भी होता है चुनाव और EVM मशीन से भी होता है। इस चीज को समझना है फर्स्ट पार्ट द फोर्थ सिस्टम क्या होता है। लेकिन समझो कि ये सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ये बहुत ही गजब कंसेप्ट है भाई। ये कंसेप्ट क्या है, ABCD 4 कैंडिडेट है ना, अगर 100 वोट पड़ा है ना तो जीतने वालों को 50 + 1 लाना है। पहला बात, 51 तो उसको लाना ही लाना है लास्ट में। अब इसका काउंटिंग समझेंगे, ये है कि 50 + 1 लाएगा तभी वो जीतेगा, 50 से कम है तो कोई जीत हुआ है नहीं जीत। तो भाई ये भी तो होगा ना, 50 से कम भी आता होगा, तो उसके लिए नियम है कि वोट को कैसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ऑप्शन होते हैं। एक कैंडिडेट, जैसे देखिए 4 लोग खड़े हैं ABCD, आपने वोट देने गया, आपके पास 4, आपको भरना फिल करना है। जैसे आप वोट देने गए तो आपको फिल करना है कि पहला जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, मान लेते A नंबर, ए नाम का, उसको देना चाहते हैं। दूसरा प्रेफरेंस देना चाहते हैं C वाला को, तीसरा प्रेफरेंस देना चाहते हैं इसको। तो इस तरह से आपको टिक आउट करना पड़ता है कि हमने पहला इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया, और फिर उसके बाद काउंट होता है। हम बताएंगे भी, जस्ट वो चीज को हम बताएंगे। ये वीडियो लॉन्ग जाएगा लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हुआ, मैंने यहाँ पे बना के देखिए, X कुमार खड़ा है, Y कुमार खड़ा है,
जेड कुमार खड़ा है, आर कुमार खड़ा है प्रेसिडेंट के लिए, सब कुछ 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर, 1500 डिपॉजिट राशि सब कुछ जमा कर दिया, वो कैंडिडेट बन चुका है और वो चुनाव खड़ा है, किसी पार्टी से मैं मतलब नहीं। वोट देने गए, आपके पास 1 2 3 4 भरने के लिए ऑप्शन आते हैं। एक्स कुमार को आपने दे दिया दूसरा नंबर, वाई कुमार को आपको ज्यादा पसंद है, वाई कुमार को दिया पहला नंबर, जेड कुमार आपको पसंद है, सॉरी तीसरा नंबर पर तीसरा नंबर दे दिया। सबसे लास्ट में आपको कि भाई आई कुमार, चलो आई को देते, आर कुमार को, बनेगा तो बनेगा। ये आपका प्रेफरेंस को नोट डाउन किया जाता है वहां पर इस तरह से, मतलब एक भी वोट बर्बाद नहीं होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम में। उसमें क्या था, 100 वोट पड़ा, 30 लाख जीत गया, 70 वाला 70 वोट तो बर्बाद हो गया, उसका तो कोई काउंटिंग ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक एक वोट का कीमत है, हम वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे बताने से पहले हम बताएंगे कि एक वोट का क्या मूल्य होगा अगर एमएलए देता है। यही 55 का 1, 55 का 2, 55 के 2 के ए में बताया गया है कि एक एमएलए, क्योंकि आप वोट नहीं देते हैं, आपके द्वारा चुने गए एमएलए वोट देते हैं, तो आपका अगर एमएलए वोट देता है उसका क्या वैल्यू होगा वो चीज आपको करना है। ठीक है, तो एक एमएलए का वोट कैसे निकाला था, इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। जितना भी पॉपुलेशन है उस स्टेट का, जितना भी पॉपुलेशन है उस स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, समझ रहे हैं। तो और किसको लिया था, 1971 वाला। अब बोलिए 1971 वाला क्यों किया गया, तो ऐसा संविधान में लिख दिया गया है कि जब तक 2026 तक, 2026 तक हम जब भी पॉपुलेशन का करेंगे, मतलब स्टेट का पॉपुलेशन इस फॉर्मूले में 1971 वाला जनगणना के अकॉर्डिंग लेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल आप बिहार का देख लीजिए, 1971 में जनसंख्या क्या था, ठीक है आपके सामने सारे, आप किसी भी काउंट कर सकते हो, सबका आंसर अलग अलग आएगा। ओके, जितना जनसंख्या है राज्य का और जितने भी एमएलए हैं, सॉरी यहाँ नॉमिनेटेड एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली लिखा गया, सॉरी सॉरी, इलेक्टेड मेंबर होगा, इलेक्टेड एमएलए, ओके सॉरी, ठीक है। ओके, तो जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, अभी मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ, आप जो को समझेगा। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उस स्टेट असेंबली का, उसको भाग कर दिया था किसके, किससे, पूरा जनसंख्या से। जैसे बिहार की अगर एग्जांपल है तो बिहार में इतना जनसंख्या है, बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है, उसको भाग करके 1/1000 से गुना करते हैं, तो एक एमएलए का जो वैल्यू आता है 173। एक एमएलए अगर वोट वहां पर देगा ना, उसको 173 वोट काउंट किया जाएगा, एक एमएलए। बिहार के में 243 एमएलए हैं, तो बिहार में से कितना एमएलए वोट देंगे, 243, तो वोट का संख्या कितना होगा, 42 126 होगा वोटों की संख्या पूरे बिहार से एमएलए का। आप बोलिए कि 243 से आपने भाग दिया और फिर 243 से गुना किया, तो फिर ऐसा क्यों, सीधे 1000 से भाग दे देते, क्यों ऐसा किया, तो इसलिए ऐसा किया कि भाई अब्सेंट रहो या कुछ रहो, फॉर्मूला तो इस्तेमाल होगा, एक वोट एक आदमी का, जो एक एमएलए का वोट यही होगा। अब मान लेते हैं कोई वोट देने नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है, तब वहां पर 243 ही होगा ना। लेकिन एक जो एमएलए का वोट है बिहार के अंदर, वो आप ध्यान में रखिए 173 है अभी 2026 तक, ठीक है 173 है 2026 तक के एक एमएलए का वोट राष्ट्रपति चुनाव में 173 है। और 173 जितना वोट देगा उतना पड़ेगा। 243 मेंबर मान लेते एक दो अब्सेंट है, जैसे कि 2017 के प्रेसिडेंट सिलेक्शन में एक अब्सेंट था, जो भी एक नहीं दिया था, 242 का काउंटिंग हुआ। ये एक राज्य से 42 वोट आया, 2800 राज्य के अलग अलग फॉर्मूला हो गए। अब हम यूपी की बात कर लेंगे, तो यूपी वाला जितना 400 वहां पे सीट है, ठीक है 401 सीट है वहां पे, तो 400 से भागा देंगे इसको, ठीक है फिर गुना करेंगे, तो उस तरह से होता है, सबका अलग अलग वोट निकाल लिया जाता है। ओके, अब ये तो एमएलए का वोट हो गया। अब निकाला जाता है एमपी, एमपी का वोट, ठीक है। एमपी का वोट कितना क्या होता है, तो जितने भी एमएलए का वोट पूरे राज्य का, जैसे कि हमने देखा 42,000 वोट कहां से आया, बिहार से। उस तरह से सारे राज्यों का वोट को काउंट जोड़ के भाग करते हैं टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में कौन कौन से आते हैं भैया, तो 547 प्लस 776। जैसे कि देखिए, आप देख सकते हो ये 2017 का चुनाव का, 2017 के चुनाव में पूरा 5,49,000 वोट था पूरे स्टेट का एमएलए का। ओके, 176 से भाग कर दिए, जितना सीट था लोकसभा राज्यसभा में, निकला कितना वोट, 708 वोट। तो ये एक एमएलए वोट देता है, उसको काउंट किया था 708।
एक एमएलए अगर वोट देगा तो काउंट किया जाएगा 708। 776 एमएलए तो वोट करेगा तो वोट की संख्या कितना हो जाएगा 5 49 408। समझ गए बात को। हो सकता है 775 एमएलए दे, 774 एमएलए दे, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। तो एमपी का वोट, एमएलए का वोट 5,49,000। टोटल एमएलए कितने भारत के अंदर 4142, 4120 थे उसमें, ठीक है। टोटल एमपी कितने हैं 776 लोकसभा राज्यसभा मिला के। टोटल 4896 वोट देने वाले आदमी हैं, सोच सकते हैं ना, मतलब मिला के 4896 आदमी वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, अब टोटल वोट जोड़ लीजिए, एमएलए से इतना वोट आ गया, एमपी से इतना वोट आ गया, कुल मिला के वोट हो गया 10,98,000। इसमें से जो भी 50% प्लस 1 लाएगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक एमएलए, एक इसका क्या वैल्यू है, क्या वोट का संख्या। 1971 तक यही, 2026 तक यही चलेगा, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, काउंट कैसे करें। ठीक है, ये देखिए कोटा, कोटा क्या होता है कि टोटल वोट बाई टोटल पोस्ट प्लस 1। जैसे कि जितने वोट, जैसे अभी 10 लाख वोट मैंने बताया, पोस्ट कितने हैं, राष्ट्रपति का पोस्ट कितना है, एक पोस्ट है ना, उसमें एक जोड़ दो, 2 से भाग करो और यहाँ पर प्लस 1 कर दो। मतलब अगर 10 लाख वोट है तो 5 लाख प्लस 1, मतलब 5 लाख एक वोट ले लाया तो वो प्रेसिडेंट के लिए करने का मतलब वो जीत जाएगा इलेक्शन। लेकिन इसको काउंट किस तरह से करते हैं उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपको वहां पर समझना, ठीक है। इसको भी आप एग्जांपल समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, अभी हम तो 10 लाख पे नहीं चलेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल वोट 3000 वोट पड़ा होगा। टोटल वोट पड़ा कितना 3000, जीतने वालों को चाहिए 1501, ये तो पता है आपको। 4 कैंडिडेट खड़ा, ए बी सी डी, मैं जो लिख रहा हूं आपको चीज समझना है। ए को मान लेते हैं पहला प्रेफरेंस, पहला जो नंबर पे डाला 1100 आदमी ने, बी को पहला नंबर पे डाला 800 आदमी, सी को पहला नंबर पे डाला 750 आदमी और डी को डाला 350। मतलब टोटल पहले बार देखा था कि पहला नंबर पर कितने लोगों ने चुना है, मतलब 1100 लोग था जिसने ए को पहले नंबर पर टिक किया, 1100, उस तरह से सबको मैंने देखा। टोटल 3000 वोट यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके पास पहला को मिला कितना 1100, अभी 1500 वाला कोटा नहीं पास किया है। तो ये पहला राउंड काउंटिंग होने के बाद सेकंड राउंड काउंटिंग होता है, सेकंड काउंटिंग होता है, और उसमें भी सेकंड जो काउंटिंग होता है उसमें देखा जाए, देखिए अब क्या होता है, पहला काउंटिंग में अगर ये पूरा नहीं हो पाया 1500 वोट तो सेकंड काउंटिंग, ऐसा हालांकि जल्दी होता नहीं है, बहुत हमेशा तो जीत ही आता है, लेकिन कभी कभी हुआ है। अब सेकंड काउंटिंग जब होगा, सेकंड काउंटिंग में क्या नियम है कि जो सबसे कम वोट मिला था उसको क्या कर दिया जाता है, इस फील्ड से बाहर, वो तो खत्म हो गया, उसको डी को भगा दिया। क्या कर दिया, डी को भगा दिया। अब उस डी के सेकंड प्रेफरेंस को देखा था। ये 350 लोग जो जिन्होंने डी को चुना था पहले स्थान पे, उन 350 लोगों का अब सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है कि 350 लोग जिसमें इन्होंने पहला पहला चुना कि हम डी को वोट देना चाहते हैं पहला नंबर पर, तो कहीं ना कहीं उसने दूसरा नंबर पर चुना होगा, तो उनका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। तो सेकंड प्रेफरेंस मान लेते हैं हुआ, तो मान लेते हैं 350 में पता चला कि ए को 70 लोगों ने चुना था, बी को 130 लोगों ने चुना था और डी को 150 लोगों ने चुना था। आपके सामने 350 वोट आ गया कि नहीं सी को, ठीक है। तो 350 लोग में ए को दूसरा नंबर पर रखा था 70 लोग, बी को दूसरा नंबर पर रखा था 130 लोग और सी को दूसरा नंबर पर रखा था 150 लोग, इतने पर्ची में। बाकी डी को तो पहला नंबर पर रखा था 350 टोटल। अब ये हो गया, डी यहाँ से बाहर हो चुका, अब फिर से जुट जाएगा इसमें। अब कितना वोट प्राप्त हो गया सेकंड कॉन्फ्रेंस में, काउंटिंग में 1170, इसको 930 वोट, इसको 900 वोट। अभी भी वो कोटा पास नहीं किया, अभी भी वो आगे नहीं हो पाया है। अब जब तक नहीं हो पाएगा ना 50% प्लस 1, जब तक की चीजें नहीं होगी, ये आपको समझ लीजिए। थर्ड काउंटिंग होगा, तीसरा नंबर का काउंटिंग होगा, थर्ड राउंड काउंटिंग। अब थर्ड राउंड काउंटिंग में क्या होगा, सेकंड राउंड काउंटिंग में हमने सेकंड प्रेफरेंस को देखा और थर्ड राउंड काउंटिंग में होगा थर्ड प्रेफरेंस को। अब डी तो पहले बाहर हो चुका, अब डी को कर देंगे बाहर, डी को कहेंगे जवाब। इसका पास कितना वोट था 900, इसको 900 लोगों ने पसंद किया था फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर। अब इस 900 लोगों को, इस 900 वोट को देखा जाएगा कि तीसरा नंबर पर ए को बी को किस किस ने चुना है।
हमने देख लिया, हमने जब काउंट किया हमने देखा कि ए को 500 लोगों ने चुना है और बी को 400 लोगों ने चुना है इसी कैंडिडेट में, बाकी सी को तो 900 तो आए हैं बहुत, ठीक है। अब ए को 500 लोगों ने चुना था तीसरा नंबर पर, बी को तीसरा नंबर पर कितने लोगों ने चुना था 400 लोगों ने इस 900 वोट में। अब फिर ये वोट जुड़ेगा, अब 500 जैसे ही जुटेगा वोट की संख्या हो जाएगा 1670। बताइए ये 1501 के कोटा को पार कर गया, जैसे ही इस कोटा को पास करेगा ये विनिंग डिक्लेयर हो गया, जो ए था वो जीत गया इलेक्शन, ठीक है, ये इलेक्शन जीत गया, ठीक है। ये काउंटिंग की प्रक्रिया थी, कौन वोट देता मैंने ये बता दिया, कितना वैल्यू है वोट का मैंने वो बता दिया, ओके, ये चीज आपको समझना था। अब हम आपको बताने वाले हैं, अब चुनाव गया जीत तो लेगा शपथ। 52 बोलता है कि राष्ट्रपति होगा, 53 बोलता है कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगा, साथ ही साथ डिफेंस पावर होगा, 54 बोलता है कि उसका चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, ठीक है, 55 बोलता है कि चुनाव किस तरह से होगा, चुनाव का मैनर क्या होगा, चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव किस तरह से होगा। 58 क्या बोला, 58 बोला कि क्या योग्यता है आपके पास, कैसे बन जाएगा राष्ट्रपति। 60 कहता है स से 60 स से शपथ, शपथ ले लो। 60 बोलता है शपथ लेना है, जो बनेगा वो कैसे शपथ लेगा, तो जो भी शपथ लेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा। तो सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं वो, अगर वो भी नहीं रहेंगे तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो, इस तरह से होता है, ठीक है। वो मतलब कहने का मतलब आर्टिकल 60 के अंदर वो शपथ लेते हैं। शपथ में क्या है जो आप देख सकते हो कि आई, यहाँ पर नाम जो भी रहेगा, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद है, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये सब चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज का शपथ लेता है, वो शपथ लेता है कार्यपालन का, किस चीज का, एग्जीक्यूट, जो भी एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो उन चीज को पूरा करने के लिए, और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसका रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसको डिफेंड करना, ये सारे किसके अंदर में है, राष्ट्रपति के अंदर में। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, किसके ओथ में इसे लिखा गया ये आपको समझ, ठीक है। तो आज हम आर्टिकल 60 तक रखते हैं, कल हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 61 एंड आर्टिकल नंबर 62, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पावर क्या है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।